सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे, जिसमें अपने सबसे पहले उनको आलेखीय विधि से यानी ग्राफीय विधि से हल करना सीखा। यानी हल करने का मतलब सीधा सा अपना यही रहता है कि उसके एक्स और वाई के वे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दें, वो अपने ग्राफीय विधि से ज्ञात किए। फिर बात आई बीजगणितीय विधि की। तो बीजगणितीय विधि में सबसे पहले आपने जो लास्ट वीडियो में देखा था, प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया। और बीजगणितीय में देखें तो तीन विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो इस कड़ी में बच्चों आज अपने बीजगणितीय की दूसरी विधि में पहुंच चुके हैं, जो विलोपन विधि, जो कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, विलोपन विधि। तो आज अपने विलोपन विधि को समझेंगे कि कैसे इसके द्वारा सवाल हल किए जाते हैं। और विलोपन विधि की खास बात यह है कि बच्चों जब किसी विधि का नाम नहीं आता, साधारणतः जो विधि काम में ली जाती है वो विलोपन विधि है। आपने आगे त्रिकोणमिति में देखा कि कुछ एक जो सवाल हल कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जहां बन रहे हैं उनको हल कर रहे हैं, तो बिना कहे अपने विलोपन विधि को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि विलोपन विधि में कुछ तो खास बात है, वो आज अपने सीखेंगे कि क्या खास बात है जो लोग इसको या बच्चे जिसको इतनी चाव से या इतनी प्राथमिकता इसको देते हैं। तो आज इसी की चर्चा अपने करने वाले हैं, जो कि आपकी एक बहुत ही रुचिकर और आपकी सबसे अच्छी विधि आज तैयार होने वाली है। तो चलिए बच्चों, लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार और बढ़ते एक सवाल के सारे आगे। सबसे पहले इसमें देखिए कोई एक जो सवाल दिया गया है उसको मैं बीजगणित के रूप में बदल लेता हूं, उसके बाद फिर अपने विधि की बात करेंगे। ठीक है, जो भी विधि सेलेक्ट अपने विलोपन विधि करेंगे उसकी बाद में करेंगे अपने। तो पहले सिर्फ इसको बीजगणित के रूप में बदलने का प्रयास करना है। तो देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात है 4:3 है। ठीक है, तो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है तो इनकी मासिक आय ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, तो यहां पर अनुपात दिए हैं, 1:1 ये है, 1:1 ये है। तो बच्चों अनुपात को यदि तोड़ना है, यूं कहूं मैं, या यूं कहूं कि इनको यूं मानूं कि व्यक्तियों की जो आय है तो अनुपात के रूप में न दर्शा के इनको अलग अलग यदि दर्शाना है तो अपने को पता है किसी गुणांक से यदि इनको गुणा कर देंगे तो इनकी आय ज्ञात हो जाएगी। तो यहां इस अनुपात के लिए एक गुणांक काम में लेना है और इस अनुपात के लिए कोई अलग गुणांक अपने को काम में लेना है, उसके सारे अपने इनको अलग अलग बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। माना दो व्यक्तियों की आय, दो व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः तो अनुपात के रूप में दिया है बच्चों। तो सीधा सा तरीका है, किसी गुणांक से इसको गुणा कर दीजिए, अनुपात है वो हट जाएगा। तो 9x और 7x, मैं यहां पर जो अनुपात काम में ले रहा हूं वो x है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया 9x और ये हो गया 7x, ये बन गया 9x और 7x। माना दो व्यक्तियों की मासिक आय होगी ये 9x और 7x। अब देखिए इनके खर्चों का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को फिर अपने अलग अलग बना लेंगे। दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च क्रमशः, तो ये बन जाएगा बच्चों, यहां से अनुपात तोड़ेंगे। अब देखो 4x और 3x, पर x तो अपने काम में ले लिया, तो क्या करें, तो यहां पर अपने को दूसरा गुणांक कोई काम में लेना पड़ेगा। तो दूसरा गुणांक आप समझ गए होंगे कौन सा काम में लेने वाले हैं। तो दूसरा गुणांक है बच्चों अपने पास y, तो यहां पर मैं y गुणांक काम में लूंगा। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा मेरे पास 4y और 3y। ये देखिए, ये दोनों की मासिक आय आ गई है, ये मासिक खर्च आ गया है। अब देखो आगे क्या कहता है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है तो रुपए कब बचेंगे, जब आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगी अपने पास। तो मैं पहले व्यक्ति के लिए यदि देखूं, प्रथम व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए देखें तो उसका जो आय है वो तो 9x है और खर्च है वो 4y है। तो 9x में से 4y घटा देंगे अपने, 9x में से 4y घटा देंगे तो 2000 रुपए बन गए इसके। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए तो मासिक आय कितनी है बच्चों, 7x है और खर्च कितना है 3y। तो 7x यानी आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगी। ठीक है, यही तो बचत दी हुई है, बचा लेता है। तो 7x में से 3y घटाएंगे तो 2000 रुपए, यानी प्रत्येक व्यक्ति, पहला व्यक्ति भी 2000 रुपए बचा रहा है और दूसरा भी 2000 रुपए बचा रहा है। तो मैंने 2-2000 दोनों के बराबर लिखे हैं। अब देखो बच्चों, सवाल अपना जो साधारणतः मूल स्थिति में आ गया है कि जब अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो कैसे अब आगे बढ़ना है। अब बात आएगी विलोपन विधि की। तो देखो विलोपन विधि क्या कहती है, नाम से ही पता चल रहा है विलोपन
किसी को विलोप कर देना, किसी को हटा देना, किसी को छिपा देना, ठीक है, ये होता है विलोपन। तो आपने कैसे विलोपन करना है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें x या y कोई एक चर आपको देखना होता है, और ऐसा जो आपकी सुविधा के अनुसार देखिए जिसके गुणांक आपको बराबर करने होते हैं। सपोज कीजिए यहां पर y का गुणांक है -4, यहां y का गुणांक है -3, तो मैं इनको बराबर करने का प्रयास करूंगा। कैसे, मैं यदि देखो इसको 3 से गुणा कर दूं इस समीकरण को, तो 4 तिये 12, और इसको यदि 4 से गुणा कर दूं तो 3 चौके 12, ये बराबर हो जाएंगे। ये तो है y को बराबर करने का। यदि x को बराबर करना पड़े तो इसको तो बच्चों 7 से गुणा करना पड़ेगा, 9 7 63, और इसको 9 से करना पड़ेगा, 7 9 63, तो जो आपको सुविधाजनक लगे। तो देखो अपने y को यदि बराबर करें तो छोटी संख्याओं से गुणा करना पड़ता है आसानी से, ठीक है। तो मैं यहां पर y को बराबर करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए समीकरण 1 को 3 से व 2 को 4 से गुणा कर, अब बिल्कुल यदि बराबर हो जाए, चिन्ह भी बराबर है तो जोड़ करना है, और चिन्ह यदि अलग अलग है तो बच्चों घटाव करना होता है। तो गुणा कर, चिन्ह निशान जो दोनों बराबर हैं तो घटाव करना है, और दोनों यदि अलग अलग हैं तो जोड़ करना है, ठीक है, इसको यूं समझना है। तो दोनों यहां पर सेम है चिन्ह जिसकी बात कर रहे हैं, अपना ध्यान है वो y पर रहना चाहिए। y के लिए बात करें तो y के चिन्ह है, यानी जो ऋणात्मक है दोनों, तो अपने को घटाव करना है यहां पर, तो गुणा कर घटाने पर, और यदि अलग अलग होता तो जोड़ने पर, यहां पर यूं लिखते अपने, इस बात का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो देखिए 3 से गुणा कर रहा हूं, 9 तिये 27x, 3 से कर रहा हूं 4 तिये 12y, 3 से कर रहा हूं 6000, और समीकरण 2 को 4 से करना है, 7 चौके 28x, 12y, और 4 से करना है तो 8000, ये आ गया। अब आपने क्या लिखा है, घटाने पर। घटाना कब है, जब इनके निशान सेम है तो घटाया जाता है। अब घटाना क्यों है, क्योंकि घटाने का मतलब है नीचे के निशान चेंज कर देना। तो आप ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ये देखिए ये विलोप हो गया है, ये है मुख्य विधि। यहां पर विलोपन विधि का मतलब अब y आपको नहीं दिखाई देगा इसमें, तो ये बन गया माइनस का x, क्योंकि माइनस के 28 है और प्लस का 27 है, तो माइनस x बराबर माइनस के 2000, माइनस से माइनस कट गया, तो यहां पर बच्चों मान आ गया मेरे पास x बराबर 2000, ये x का मान आ गया 2000, ठीक है। तो यहां पर y का विलोप करने से x का मान है वो अपने पास सामने आ जाता है, इसलिए बच्चों इसको विलोपन विधि कहते हैं। अब इस x का मान किसी एक समीकरण में, चाहे तो 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपको y का मान मिल जाएगा। तो चलिए मैं सपोज कीजिए समीकरण 1 में रखता हूं, समीकरण x बराबर 2000 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखता हूं, तो समीकरण 1 है 9 गुणा में 2000 माइनस 4y माइनस 2000, सॉरी बराबर 2000, ठीक है। ये हो गया 9 दूनी 18000 माइनस 4y बराबर 2000, ये 18000 यहाँ पर प्लस का दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2000 माइनस के 18000, ये हो गया माइनस 4y माइनस के 16000, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 16000 बटे 4 यानी 4000, ये आ गया। अब देखो ये तो ना तो इनकी आय है ना इनका यूं कहूं कि खर्च है, ठीक है। ये है गुणांक x और y बच्चों। तो अब देखिए क्या पूछा गया है, इनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय अपने पास ये थी, ये है मासिक आय। तो x के साथ यदि गुणा करेंगे तो उनकी मासिक आय आ जाएगी। तो दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमश है 9x और 7x थी, तो 9 गुणा में x बराबर 2000, ठीक है, और 7x थी तो 7 गुणा में 2000, तो ये आ गए बच्चों, एक की तो 18,000 रुपये है और दूसरे की 14,000 रुपये है। ये मासिक आय आ गई है। अपने व्यय भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अपने गुणांक y ज्ञात कर लिया है, दोनों गुणांक अपने कर लिए क्योंकि अपने को इसमें केवल x की जरूरत थी, फिर भी अपने y भी ज्ञात कर लिया क्योंकि अपने विलोपन विधि को सीखना था। तो इस तरह से बच्चों अपने विलोपन विधि को भली भांति सीख सकते हैं और मेरा विश्वास आपको ये समझ में भी आया होगा। चलिए लेते हैं अगला उदाहरण और इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं। तो अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 ताकि अपने इसका और अभ्यास कर सकें। तो विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल अपने को ज्ञात करने हैं। दो अपने को समीकरण दी जाएगी ना, युग्म है। तो बच्चों ग्राफ को देख के आपको कुछ बातें याद आ रही होगी कि रेखाएं हैं वो संपाती भी हो सकती है, समांतर भी हो सकती है, प्रतिच्छेदी भी हो सकती है। तो प्रतिच्छेदी होती है तो हल निकल जाता है। यदि समांतर और संपाती हो
समांतर हो तो कोई हल नहीं होता, संपाती हो तो अनंत हल विद्यमान होते हैं। तो यदि वो पोजीशन हो तो विलोपन विधि से कैसे पता चलेगा? ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझने वाली है। प्रतिस्थापन विधि में जैसे आपने देखा वैसे विलोपन विधि भी कुछ एक अलग प्रकार के रिजल्ट अपने को देगी, उसके सारे अपने को समझ जाना है कि रेखाएं कैसे हैं। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रुचिकर घटना अपने साथ घटित होने वाली है। तो ये समीकरण 1 है बच्चों और ये समीकरण 2 है। आपने क्या करेंगे, या तो x को बराबर करने का प्रयास करेंगे या y को बराबर करने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिए 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 का यदि लघुत्तम निकाले तो बच्चों 4 आता है। कहने का मतलब ये दोनों 4 बन सकते हैं। तो इसको यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, 2 को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। यदि समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4, ये भी 4 सेम है। अब इनके चिन्ह भी सेम है तो समीकरण 1 में से 2 घटानी पड़ेगी, सेम होता है तो घटाना है और यदि अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जोड़ना होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर इसमें से समीकरण 2 घटाने पर, ये लो, इसमें से समीकरण 2 घटा देनी है फिर। तो चलिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 4x 6y 8 दूनी 16, इसको तो एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया 4x 6y बराबर 7। मैंने आपको बताया इनके चिन्ह जिसको आपने टारगेट किया है, टारगेट आपने x को किया है, ठीक है। तो जो आपका टारगेट है उनके चिन्ह यदि सेम है तो आपको घटाव करना है, अन्यथा जोड़ करना होता है। तो यहां पर दोनों के चिन्ह सेम है, दोनों धनात्मक है तो आपको घटाव करना है। तो घटाने का मतलब नीचे के निशान चेंज कर देने हैं। 4x से 4x, प्लस का 4x माइनस का 4x, आगे देखते हैं, प्लस का 6y माइनस का 6y, ये भी कट रहा है फिर तो विलोपन विधि में दोनों का ही विलोप हो गया यहां पर। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब यहां 0 बच गया और 16 में से 7 गए, 9 बच गए। 0 के बराबर 9, क्या ये सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है कभी कि 0 के बराबर 9 हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्यों घटना घटित हुई अपने साथ, ऐसा क्यों हुआ, 0 के बराबर 9 क्यों आया? इसका मतलब ये है बच्चों, इसका कोई हल विद्यमान नहीं है। ये बात अपने को ध्यान देनी है। यदि यह अपने यहां पर लिखेंगे, यह कथन असत्य है, अतः इस युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है। ये ध्यान देना है अपने को। जब ऐसा अपने सामने को घटित हो विलोपन विधि में कि अपने एक का विलोप कर रहे हैं और दोनों का विलोप हो रहा है, उस स्थिति में अपने पास एक असत्य कथन कोई तैयार हो गया तो अपने कह सकते हैं इसका कोई हल विद्यमान नहीं है। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि ग्राफ के तहत यदि इसको देखें तो कैसी समीकरण है ये समांतर है। आप a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 से यदि इसको चेक करेंगे तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में बता पाएंगे कि ये समांतर समीकरण है, यानी असंगत है। असंगत तो फिर हल होने की संभावना ही नहीं होती है। तो इस तरह से अपने इस सवाल को भली भांति समझा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की, जिसमें बहुत ही अच्छा एक सवाल दिया गया है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या है उसका योग है वो 66 है। अंकों दोनों अंक जो हैं उनका अंतर जो है वो 2 है। तो वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है ये पूछा गया। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है, 2 अंकों की एक संख्या। तो अब आप सबसे पहले 2 चर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो 2 अंकों की एक संख्या, यहाँ पर 2 अंक वो आपके चर रहेंगे, ठीक है। तो अंक 2 अंकों की कोई संख्या है, सपोज कीजिए 23 है, 24, 25, 26 है। इसमें एक अंक दाई का होता है और एक इकाई का होता है, यही पोजीशन रहती है। तो अपने क्या करना है, एक इकाई का अंक मानेंगे और एक दाई का अंक मानेंगे। तो सबसे पहले लिखता हूं, माना दहाई का अंक, 2 अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई होगी सिर्फ, तो x हो गया, और इकाई का अंक y मान लिया सपोज कीजिए, ठीक है। अब देखो इसकी संख्या क्या बनेगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपने स्थानीय मान लिखना देखा था, कोई भी है, जैसे मैं यूं कह दूं कि इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 2 है, तो इसका स्थानीय मान रूप में यदि लिखें तो अपने यूं लिखते हैं, दहाई का अंक उसको 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ते हैं, यही होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है संख्या लिखने का, अपने बीजीय व्यंजकों में यही तरीका रहता है कि दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा कीजिए और उसमें इकाई का अंक जोड़ दीजिए। यदि 3 अंकों की संख्या है तो सैकड़ा के अंक को 100 से गुणा कीजिए, दहाई को 10 से कीजिए और इकाई का अंक जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह की पोजीशन रहती है। अतः बनी संख्या, तो संख्या क्या बनेगी, दहाई का अंक है उसको किससे गुणा करना है, 10 से, और उसमें इकाई का अंक जोड़ देना है, ये संख्या बन गई, ठीक है, 10x + y। अब देखिए आगे क्या करें,
अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को यदि उलट देंगे, उलटने का मतलब इकाई का दाही का कर दूं और दाही को इकाई का कर दूं, तो कैसे होगा ये देखना है। तो देखिए बच्चों, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को उलट देंगे तो ये तो यहां आ जाएगा 10y प्लस एक्स, यू बन जाएगा ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बनी संख्या का योग, इन दोनों का जो योग है वो 66 है। तो देखो बच्चों, अतः ये हो गया 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स, दोनों को जोड़ दिया, ये रही एक संख्या और ये रही संख्या, इनका योग कितना है 66 है, ये हो गया। और अंकों का अंतर 2 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो यूं लिख देता हूं दूसरा, x माइनस वाई बराबर 2, ये। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x में x जुड़ गया 11x, और ये हो गया 11y, और ये हो गया 66। ये समीकरण 1 तैयार हो गई है और ये 2 तैयार हो गई। ठीक है, अब देखो अपना कार्य शुरू होता है, विलोपन विधि यहां से शुरू होती है। अपने को या तो x को बराबर करना है या y को बराबर करना है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, यहां पर देखो y है वो 11y है और यहां पर माइनस का 1y है, तो कहने का मतलब यदि मैं इस समीकरण को 11 से गुना कर दूं और यदि जोड़ दूं, क्योंकि देखो प्लस और माइनस जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा यहां पर, क्योंकि निशान अलग अलग है तो जोड़ करना है, ध्यान रखना है इस बात का, निशान सेम है तो घटाव करना है। तो समीकरण 2 को क्या करना है, अपने को 11 से गुणा कर जोड़ना है समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 2 को 11 से गुणा कर 1 में जोड़ने पर, ठीक है, तो 1 को लिख देता हूं, जोड़ करना है तो पहले इसको लिख देता हूं 11x 11y बराबर 66। अब इसको 11 से गुणा करना है, तो 11x 11y और 11 दूनी 22 जोड़ना है, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो क्या है, x है या y है। अपना टारगेट बच्चों यहाँ पर y है तो जोड़ना है, यदि x को टारगेट करेंगे तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये विलोपन हो गया y का, तो ये हो गया 22x बराबर 88। तो x का मान आ गया बच्चों यहाँ पर 88/22 यानी 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। ये मान आप कोई सी एक समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपके पास दूसरा जो चर है वो आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान दिख रही है, तो समीकरण 2 में रख देता हूं। ठीक है, तो x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर, तो ये बन गया 4 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4 यानी माइनस वाई बराबर माइनस के 2 कट गया, तो y बराबर आ गया बच्चों 2, ये बन गया, y का मान 2 आ गया अपने पास, क्योंकि ये माइनस का 2 था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब बात आती है कि वो संख्या ज्ञात करो, वो संख्या क्या हो सकती है। तो x दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 2 है, तो संख्या यहां पर लिख देता हूं, ये लीजिए, अतः संख्या, तो अपने पास x क्या है, दहाई का अंक है, तो ये होगी, इसको 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, यूं लिख देता हूं, इसको 10 से गुणा करेंगे और इकाई का अंक जोड़ेंगे, तो 40 प्लस 2 यानी 42 होगी ये वो संख्या। ठीक है, तो वो संख्या हमने ज्ञात कर ली है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। अब ये कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो अंक पलटने पर, तो बच्चों ऐसी 2 संख्याएं हो सकती है। एक तो 42 में 24 जोड़ेंगे तो भी 66 आएगा, और 24 में 42 जोड़ेंगे तो भी 66 आएगा। तो अतः दूसरी संख्या अंक बदलने पर, तो वो 24, तो वो संख्या 42 और 24 है बच्चों, जिनको यदि अपने जोड़े तो 66 आता है। तो इस तरह से अपने विलोपन विधि को समझ सकते हैं। आपने 3 उदाहरणों की सहायता से विलोपन विधि को समझने का प्रयास किया है। यदि स्टार्टिंग देखें इसकी, तो बिल्कुल आप जैसे ग्राफ्य विधि को स्टार्ट करते हैं, जैसे आप प्रतिस्थापन विधि को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही करना है। उसके बाद आपको किसी एक चर को टारगेट करना होता है, जिसका विलोप करना है आपको, उस चर को बिल्कुल बराबर करना है। अब उसको गुणा करके पूरी समीकरण को अपने बराबर कर सकते हैं, और इस तरह से अपने विलोपन विधि है उसके सवाल हल कर सकते हैं। मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके 3.4 के विभिन्न सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।